जय हिंद दोस्तों। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 के लिए आज हम जो है आपके लिए लेकर के आ गए हैं सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और इस प्रैक्टिस सेट में फ्रेंड्स हम लोग 20 सवाल को कंप्लीट करेंगे और सभी प्रश्नों का जो है उत्तर हम लोग जो है बिल्कुल विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे और सारे प्रश्नों को हम लोग बढ़िया से हल करेंगे। देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा का डेट आपका जारी कर दिया गया है। 22/3/2026 को परीक्षा है आपका और ज़्यादा समय आपके लिए नहीं बचा है, तो डेली बेसिस पर आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। फ्रेंड्स, ये जो हमारा वीडियो है डेली के मॉर्निंग में सुबह में 7 बजे आता है, ठीक है। अगर यदि आप लोग डेली हमारा ये प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन और हम लोग सारे प्रश्नों को समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला सवाल आपका जनरल साइंस का यहाँ पे स्टार्ट होता है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि CFC, ये जो CFC होता है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला, ठीक है। तो CFC से ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम बताइए। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन जो परत हमारा है, इसको क्षय करने वाले पदार्थ जो होता है वो होता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और इसके ऊपर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुआ था जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से इसको जाना गया। और यह संधि अगर की बात करें कि कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1989 ईस्वी को ये प्रभावी हुआ। और जिसमें अपना जो भारत देश है, अपना भारत देश 1989 में नहीं जुड़ा था, भारत देश जुड़ा था 19 जून 1992 में। भारत ने भी इसके ऊपर साइन कर दिया था, ठीक है। तो सवाल क्या था, CFC से ओजोन परत को बचाने के लिए तैयार की गई अंतर्राष्ट्रीय संधि का नाम बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि का जो नाम था वो था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 1989 ईस्वी में बना था, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 जनरल साइंस का प्रश्न पूछ रहा है कि अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं। अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं। 92 का देखिए सही उत्तर हो जाएगा आइसोग्राफ्ट। क्या हो जाएगा? आइसोग्राफ्ट। अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को आइसोग्राफ्ट कहते हैं। समझ गए? व्यक्ति जो है शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊतकों का प्रत्यारोपण जो होता है उसको कहा जाता है ऑटोग्राफ्ट, ठीक है। ऑटोग्राफ्ट किसको कहा जाएगा? तो कोई भी व्यक्ति के शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊतक को प्रत्यारोपण यदि करता है तो उसको कहा जाएगा ऑटोग्राफ्ट कहा जाएगा। समझ गए? और यहाँ पे क्या था कि अनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे हम लोग आइसोग्राफ्ट। अगला सवाल हम लोग चलेंगे 93 में। और क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि निम्न में से किसे कहा जाता है। जो स्तनधारी है, सबसे छोटा जो अस्थि है, अस्थि का मतलब हड्डी, बोन, ठीक है ना। तो सबसे छोटी हड्डी जो है मनुष्य में या फिर स्तनधारी में वो कहाँ पर पाया जाता है या फिर उसको क्या कहते हैं। तो 93 का देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? अस्टेपिज। क्या हो जाएगा? अस्टेपिज। देखिए, स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि कान में उपस्थित होता है जिसे अस्टेपिज के नाम से हम लोग जानते हैं। और यह अस्थि जो है मनुष्य के अन्य स्तनियों में मध्य कान में पाई जाती है। जो कान का जो मध्य भाग होता है ना, वहीं पर ये पाई जाती है और ये सबसे छोटी हड्डी होती है। समझ गए? जो कान में पाया जाता है, इसका नाम क्या है? अस्टेपिज है। अगला सवाल देखिए, मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल में श्वास लेने में सहायता करता है। इसी सवाल को दूसरी तरह से समझिए कि मनुष्य जो है अपना श्वास जो है कैसे लेती है, किस चीज़ से लेती है। समझ गए? तो इसका देखिए 94 का सही उत्तर हो जाएगा गिल से। क्या किससे लेगा? गिल या फिर गिल्स, ऐसे भी लिखाएगा, ठीक ना। गिल्स, गिल या फिर गिल्स, जिसको क्लोम भी कहते हैं। तो मछली अपना सांस किससे लेगा? गिल्स से लेगा। समझ गए? अगला सवाल देखिए 95 पूछ रहा है कि मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। जो मनुष्य है इसमें ऑक्सीजन परिवहन के लिए क्या चीज़ जो है उत्तरदायी है? लसिका है, मेलेनिन है, बलगम है, फिर हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन तो यहाँ पे होगा नहीं। समझ गए? 95 का इसका आंसर यही होगा, हीमोग्लोबिन ही होगा। क्यों होगा आपको बताते हैं। देखिए, हीमोग्लोबिन जो है मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन करने के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि रक्त में जो मौजूद हीमोग्लोबिन होता है जो फेफड़ों से शरीर के शेष भाग अर्थात उनके ऊतक के ऑक्सीजन का परिवहन करता है, जहाँ तक कोशिकाओं के प्रयोग से ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है। इसीलिए मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होगा? हीमोग्लोबिन ही होगा, जबकि ये सारे नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, होता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन, इसीलिए इसका हम आपको डिटेल में आंसर भी बता दिए। अगला सवाल देखिए 96। जब मनुष्य किसी वस्तु को देखता है तो उसकी उल्टी वास्तविक प्रतिबिंब बनती है।
किस चीज़ के ऊपर? 96 का हो जाएगा रेटिना। जब मनुष्य किसी वस्तु को देखता है तो उसकी उल्टी वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर बनती है। समझे? अगला सवाल देखिए 97, अमाशय में दूध का फटना निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण होता है? अमाशय में दूध का फटना निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेनिन के कारण। क्या हो जाएगा? देखिए, शिशुओं में जो है जठर रस में रेनिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है और इसी के कारण अमाशय में दूध की फटने की क्रिया होती है। तो सही आंसर हम लोग क्या करेंगे? रेनिन करेंगे। 98 नंबर देखिए, शाकाहारी अवस्था प्रथम उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला के कौन से घोषी स्तर पर स्थित होती है? 98 का सही आंसर करेंगे द्वितीय। एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण प्रायः उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक से होता है। इसमें उत्पादक जो होते हैं वो हरे पेड़ पौधे होते हैं प्रथम पोषक स्तर पर, जबकि शाकाहारी अर्थात प्रथम उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर पर स्थित होते हैं। समझे? तो शाकाहारी अथवा प्रथम उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला के कौन से घोषित स्तर पर स्थित होते हैं? द्वितीय में होते हैं। अगला सवाल देखिए 99, हाइड्रोजन का खोज किनके द्वारा किया गया था? तो 99 का आंसर करेंगे हेनरी कैवेंडिश। क्या करेंगे? हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन का खोज इन्होंने ही किया था। अगला सवाल देखिए, ऑक्सीजन का खोज किनके द्वारा किया गया था? 100 नंबर का। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा आपका कार्ल सीले। कार्ल सीले के द्वारा जो है ऑक्सीजन का खोज किया गया था। देखिए ऑक्सीजन क्या है? एक रंगहीन है, स्वादहीन है और गंधहीन भी है, और इसकी खोज की प्राप्ति तथा प्रारंभिक अध्ययन में जे प्रिस्टले और डब्ल्यू सीले ने महत्वपूर्ण कार्य किया था। और यह जो है एक रासायनिक तत्व है, लेकिन इसकी खोज की यदि हम बात करें तो कार्ल सीले इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 101 नंबर, चौक का रासायनिक नाम जो है वो क्या होता है? चौक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट चौक का रासायनिक नाम होता है। अगला सवाल आपका है, साबुन निम्नलिखित में से किसके सोडियम लवण होते हैं? साबुन निम्नलिखित में से किसके सोडियम लवण होते हैं? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वसा का। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 103 नंबर, नींबू का खट्टा स्वाद निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी के कारण होता है? नींबू जब हम लोग खाते हैं या फिर उसका जब हम लोग टेस्ट लेते हैं तो हम लोगों को क्या लगता है? हमेशा खट्टा लगता है। तो इसकी क्या मौजूदगी इसमें होती है जिसका टेस्ट जो है खट्टा होता है? तो इसमें होता है साइट्रिक एसिड। क्या होता है? साइट्रिक एसिड। नींबू का जो खट्टा स्वाद होता है वो साइट्रिक एसिड कहिए या फिर साइट्रिक अम्ल कहिए, इसकी उपस्थिति के कारण होता है। और साइट्रिक अम्ल जो है अन्य भी फलों में पाए जाते हैं, जैसे संतरा आपका हो गया, संतरा आप खाइएगा तो उसमें भी आपका क्या है? साइट्रिक एसिड है। अंगूर खाइएगा, इसमें भी खट्टापन है, इसमें भी साइट्रिक एसिड है। तो कोई भी ऐसी पदार्थ जिसमें कुछ खट्टापन हो वो साइट्रिक एसिड इसमें मौजूद रहता है, लेकिन नींबू में जो है सबसे अधिक रहता है। समझे? तो क्वेश्चन क्या था कि नींबू का खट्टा स्वाद निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो साइट्रिक एसिड के कारण होता है। अगला सवाल देखिए 104 नंबर, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से इथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? 104 नंबर का सही आंसर हो जाएगा किण्वन के द्वारा। इथेनॉल का उत्पादन जो है किण्वन प्रक्रिया के द्वारा होता है। और इथेनॉल या फिर एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र जो होता है, अगर आपको पूछ दे कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C2H5 ऐसे C2H5OH इसका क्या है? रासायनिक सूत्र होता है। किसका? एथेनॉल का या फिर एथिल अल्कोहल का। तो यहाँ पे सवाल क्या था? निम्नलिखित में से एथेनॉल का उत्पादन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? किण्वन प्रक्रिया के द्वारा होता है। देखिए ये क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन को रिलेट करके पढ़िएगा ना तो बहुत सारे सवाल आपको याद भी रह जाएंगे। अगला सवाल है, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तड़ित चालक का मतलब आप समझ रहे ना, कहीं भी सरकारी आवास के आसपास में जाइएगा, फिर टावर के आसपास में जाइएगा तो सबसे ऊपर में एकदम ऐसे त्रिशूल जैसा एक लगाया रहता है, त्रिशूल जैसा एक लगाया रहता है। इससे क्या होता है, जब बिजली जब कड़कता है ना, तो बिजली कड़क के जब आसपास में गिरने वाला होता है तो ये तड़ित चालक क्या करता है कि इसको ऑब्जर्व कर लेता है अपने पास कि तुम भाई इधर आओ, उधर जाके मत गिरो। तो यही हो गया आपका तड़ित चालक, और इससे बहुत सारी चीज़ों की सुरक्षा भी होता है। तो इसका जो आविष्कार हुआ था तो किसके द्वारा किया गया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या किसके द्वारा किया गया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया था। और इसकी अगर यदि हम बात करें कि कब इसका खोज किया गया था, तो इसका खोज किया गया था 1749 ईस्वी में। कब किया गया था? 1749 ईस्वी में। चलिए
अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 106 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि वायु की आर्द्रता निम्नलिखित में से किससे मापी जाती है। जो वायु की आर्द्रता जो मापी जाती है वो किससे मापी जाती है, तो मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। वायु की आर्द्रता जो है हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। समझ गए। चलिए यहाँ पे देखिए एक दिया गया है नैनोमीटर। नैनोमीटर से क्या मापा जाता है, तो नैनोमीटर से मापा जाता है दूरी को। क्या समझे, जो अत्यंत छोटा मात्रक होता है वो होता है नैनोमीटर, और इसे डिस्टेंस को ही मापा जाता है। एक किलोमीटर हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया नैनोमीटर। जो अत्यंत अत्यंत सूक्ष्म हो उसको मापने का काम करता है नैनोमीटर। और वायु की आर्द्रता किससे मापी जाएगी, हाइग्रोमीटर से मापी जाएगी। अगला सवाल 107 नंबर पूछ रहा है कि धातु वाहक बल निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। सॉरी, धातु बोल दिया ना। विद्युत वाहक बल निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है। 107 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रति इकाई आवेश ऊर्जा को। अगला सवाल देखिए 108 नंबर, एनीमोमीटर किसका मापन करता है। ये जो एनीमोमीटर है ये क्या चीज़ का माप करता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु की गति का। एनीमोमीटर द्वारा हवा के वेग अथवा गति तथा वायु के दाब की माप करता है। वायु की गति का माप एनीमोमीटर से किया जाता है। और अगला सवाल है 109 नंबर और 110 नंबर। उम्मीद है ये दोनों सवाल इसमें सेट हो गया जी। देखिए, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। 109 नंबर का सही आंसर हम लोग करेंगे सफ़ेद। सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। वास्तव में किसी श्वेत तत्व जो है पिंड द्वारा निकाले प्रकाश में से 7 रंग होते हैं, जैसे बैंगनी हो गया, नीला हो गया, आसमानी हो गया, हरा, पीला, नारंगी और लाल, जिसको हम लोग इंद्रधनुष के नाम से जाने जाते हैं। वो इंद्रधनुष के नाम से हम लोग जानते हैं। और इनका जो मिश्रित रंग होता है वो सफ़ेद होता है, इसलिए सूर्य का प्रकाश सफ़ेद दिखाई देता है। अगला और अंतिम सवाल है, किसी आँख, नाक, कान तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 110 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा अवतल का। डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक तथा गला की जांच करने के लिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। समझ गए। अवतल दर्पण जो है वस्तु के अत्यधिक समीप होने पर आभासी, सीधा तथा बहुत बड़ा और अंगों के प्रत्यक्ष ठीक ना दिखने वाले अंतः क्षेत्रों को ठीक ठीक से देख पाते हैं, इसीलिए इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोगों ने जनरल साइंस का 20 सवाल को कंप्लीट कर लिया। अगर यदि आप इसका अगला पार्ट को देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब करिए। और जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाता है तब तक आपको झारखंड सामान्य ज्ञान का, जीके का और जनरल साइंस का तीनों का प्रैक्टिस सेट हम डेली बेसिस पर उपस्थित होकर लेकर के हम होंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।